आज हम लोग मिले हैं बेटे फुल टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए केमिस्ट्री का। आई होप आपने काफी अच्छा किया होगा पेपर, और अब कुछ ही नंबर और टेस्ट बचे हुए हैं। अपनी प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे हैं, जिस भी मोड से कर रहे हैं करते रहिए, और लास्ट टाइम में रिविजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। जो नए टॉपिक्स है उनको पढ़ने से अवॉइड करिए और रिविजन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं बेटे। 46 क्वेश्चन नंबर जो है, जो कि आपका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, वो है मोल कॉन्सेप्ट से, हर बार की तरह। इसने पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो इस ऐसे में आपको सभी में निकाल के देखना ही होता है, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए देखिए 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 आपको मेंशन्ड है बेटे, ठीक है। तो 10 ग्राम CaCO3 में कितने मोल्स हो जाएंगे, पहले आप वो निकाल लीजिए। तो मोल्स हो जाएगा 10/100, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ये मोल्स हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय ये मोल्स ऑफ CaCO3 हुआ। तो नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, तो आप मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे और उसी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इसके एक मोल में 3, एक 4 और एक 5, टोटल 5 मोल ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर। तो इतने मोल्स में क्या हो जाएगा, इंटू 5 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये और एक कट गया बेटे, क्या आंसर आ गया, 0.5 मोल्स है ना। एटम निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, पर वो ऑब्वियसली आप सभी में करने वाले हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मोल्स ऑफ एटम निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, 20 ग्राम्स ऑफ SO3, 20 ग्राम्स इज द गिवन मास, मोलर मास इज 80, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे आप, ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मिल सके। देखिए ये 4 हो गया, और 4 इंटू 4 क्या हो गया बेटे, 1। तो इसमें आ रहा है 1। थर्ड ऑप्शन देखिए, 6.72 डिवाइडेड बाई 22.4 और मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटे, 5, मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये कट जाएगा 0.3 से, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा 1.5। तो अभी तक तीनों में मैक्सिमम इसी में आया है। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 4.48 वॉल्यूम है, तो डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली 22.4 से ही, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 1 4 से, ये हो जाएगा बेटे 0.2, और इंटू 4 ये हो गया 0.8, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है बेटे, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट 47 पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बेटे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फॉर्मूला है वो ये है, अंडर रूट ऑफ 2m/cv, ठीक है। जहां पर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और v है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसको सॉल्व करने आते हैं तो काफी लेंदी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से फॉर्मूला लिखवाया जाता है, क्या बेटे, अंडर रूट ऑफ 150/v, ठीक है। तो 150 जो है वो स्क्वायर रूट इन्होंने सॉल्व करके ऑप्शन में दे रखा है, तो वो 12 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज 12 का जो स्क्वायर रूट 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग 12.3 जो है वो ऑप्शन में है, और नीचे है v। तो क्या बन जाएगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ v नीचे और 12.3 जो है एंगस्ट्रॉम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 47 एटॉमिक स्ट्रक्चर। 48 में आ जाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है, जो कि इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही है, मतलब कोई एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक डब्बे की बात कर रहा है। वेरियस डब्बे बनाते हैं, अब ना बॉक्सेस बनाते हैं, तो एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। इसमें ये वाली चीज देख करके बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर L2 है तो 5 होना चाहिए, है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल है। तो बट डी ऑर्बिटल में भी पांचों की बात थोड़ी हो रही है, बात तो सिर्फ एक की हो रही है, m=0 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जो इन तीन क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड बामर, हाँ इसमें कुछ लोग फंसे होंगे बेटे। सेकंड बामर ट्रांजिशन इन द हीलियम स्पेक्ट्रम हैज डेल्टा इज दिस, है ना। तो बामर में जो सेकंड ट्रांजिशन है वो कौन सा होगा, तो वो होगा बेटे 4 से 2, 4 से 2 विल बी द सेकेंड ट्रांजिशन, ठीक। और क्योंकि हीलियम की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं इक्वेशन क्या होगा, 1/λ RH जेड स्क्वायर, डिडवा इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। जेड स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपको वो वेवलेंथ मिलेगा जो
सेकेंड बामर ट्रांजिशन होगा हीलियम के लिए, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि सेम एनर्जी चेंज ऑब्जर्व हो लाइमन सीरीज में कौन से एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एलिमेंट नहीं पता लेकिन लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है ये पता है, तो 1/λ RH, जेड की वैल्यू नहीं पता है ना। और क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, 1/1² माइनस 1/2², ठीक है। 1/1² माइनस 1/2²। अब मैं क्या करूं, ऐसा यहां पर z क्या रख दूं कि जो यहाँ का लैम्डा है और यहाँ का लैम्डा है वो दोनों सेम आ जाए, वो दोनों सेम आएगा तभी एनर्जी चेंजेस क्या आएंगे बेटे, सेम आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि z की वैल्यू ना मैं 1 रहने देता हूँ, क्योंकि z क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 2 3 4, चार ही चीजों के ऊपर अप्लाई होता है, 1 से शुरू करिए चेक करना, ठीक है। अगर आपने z को 1 रखा तो ये चीज रहेगी 1/1² माइनस 1/2²। देखो ये चीज भी वही है, 2² को अगर आप अंदर लेके जाएं तो कट जाएगा 2², 1/1² लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2², ठीक है, 1/2²। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे जब z की वैल्यू क्या होगी, 1। और z की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या होता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, इट इज हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट साइड पे था पर डुएबल है। 50, एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के कई सारे रीजन होते हैं बट स्मॉल साइज है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, अनअवेलेबिलिटी, हाँ ठीक है, सारी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 50। 51, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाँ पहले ही गड़बड़ है बेटे, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होता, ये तो ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, एक्सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना। ये आपका अच्छा एक लोन पेयर भी है ना, तो लोन पेयर वो ऊपर की तरफ होगा और ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, बाय पिरामिडल तो नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, बिकॉज दो दो चार, दो छह और एक लोन पेयर है ना, तो ये इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग मैच करेगा आपका NH3 से, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉट करेक्टली मैच है, ClF3 टी शेप होता है, ये करेक्ट है। ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, हाँ ठीक है। एक्सी ऐसा रहने वाला है, डबल बॉन्ड हो, एक दो तीन चार, ये एफ ऐसे हो जाएंगे, स्क्वायर बेस और एक ऊपर पिरामिड, ठीक है। XCF2 लीनियर होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया बेटे 1। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, B2 कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड, हाँ ये तो आपको बना के देखना पड़ेगा। B2 का आप MOT लिखोगे बेटे, है ना, MOT जो है B2 कैसे लिखोगे, तो सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। ये हो गया आपका हीलियम तक का, ठीक है। हीलियम के बाद जो है आप He2 तक का, ठीक है, फिर आप He2 क्या, तो और ऊपर हो गया, चार चार 8 हो गया ना, मतलब ठीक है, जो भी हो गया, सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, फिर सिग्मा 2s2 हो गया बेटे, है ना, और सिग्मा स्टार 2s2 हो गया, ठीक है। फिर आएगा आपका पाई 2p x और पाई 2p y, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है ना। तो दो दो चार दो छह दो 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। यहाँ पर दो अनपेड आ रहे हैं, वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं बेटे, पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो ये है बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप बोरोन का B2 का बनाएंगे मतलब तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों ही पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई नहीं है, दोनों ही पाई है, बिकॉज जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बेटे, पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए कंटेन ओनली पाई बॉन्ड करेक्ट है। sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है, देखिए एस जो है वो, और P3 में, ठीक है, एक एस है और टोटल हो गए 4, है ना, मतलब 1s है और टोटल ऑर्बिटल है 4, तो 1/4 इंटू 100 करते हैं तो 25% आता है, ठीक है। आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स ओनली 1 इज s, ठीक है, तो इसीलिए 25% एस कैरेक्टर करेक्ट है। सिग्मा 2pz कंटेन वन नोडल प्लेन, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है बेटे, सिग्मा 2pz में 1 नहीं होता है, ये 2 होता है। सिग्मा 2pz क्या होगा, जैसे ये आपका इन फेज है ना, दैट इज एडिशन ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं तो प्लस प्लस एक साथ मिलेगा, ठीक है। और प्लस प्लस मिलने से जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
तो एक नोडल प्लेन यहाँ पर होगा, एक नोडल प्लेन आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो सिग्मा 2pz के अंदर वन नोडल प्लेन नहीं है, दो नोडल प्लेन्स है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे, ओनली ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपका सिग्मा स्टार 2pz होता, ठीक है, तो एक बीच में नोड आता है यहाँ और यहाँ पे नोड आता है, ठीक है, टोटल उसमें 3 नोड हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हो गया 53। एक मॉलिक्यूल है XY2, ठीक है, XY2 के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है बेटे, देखिए एक दो सिग्मा हो गया, पहले तो सिग्मा सिग्मा बनेगा, फिर बनेगा आपका पाई, वाई और वाई, ठीक है, और एक लोन पेयर भी है। अच्छा तो देखिए ये आपका एक काउंट हो रहा है, ये आपका दूसरा, और ये लोन पेयर, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्योंकि इन्होंने बोला है अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, है ना। सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करता तो वी शेप होता, बेंड होगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो क्योंकि उन्होंने लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर बोला है, तो वो पूरे तीनों को मिला करके जो है एक बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है। ये जहां तक है ये ना SO2 का स्ट्रक्चर है बेटा। SO2 में क्या होता है, S डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है, वी शेप हो जाता है ना। वो तो तब बोलेंगे जब आप बॉन्ड पेयर्स की बात हो रही है, अगर आप लोन पेयर को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में काउंट होगा, ठीक है। 54 ये आ गया बेटा थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए NH3 की फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, एक मोल NH3 बने, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने और अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से बने, ठीक है। तो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल के लिए इतना है, आपको डिफाइन करना होता है 1 मोल के लिए, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा बेटे 46 पॉइंट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन था, से ये क्वेश्चन था। इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, इतना जूल निकलता है 1 मोल के द्वारा, इतने ग्राम से कितना निकलेगा, सिंपल सी बात है, 4.8 को आप डिवाइड कर दीजिए इसके मोलर मास से, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, पॉइंट इतने मोल्स आपके पास मीथेन है और इतना निकलता है 1 मोल से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 890 से, ठीक है। 890 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है कैलकुलेशन करके शायद 267 आना चाहिए, देख लीजिएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। 900 और 1/3, हाँ वही आना चाहिए, है ना, 300 के 300 से कम थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया बेटा 55। नेक्स्ट बात करेंगे 56, थर्मोडायनेमिक्स से ही है ये भी। आइडियल मोनोटॉमिक गैस से आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम दिस टू दिस, डेल्टा यू पूछा है और डेल्टा एच पूछा है। डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है बेटे किसी फिजिकल प्रोसेस के लिए, वो होता है NCPDT, फिजिकल प्रोसेस का मतलब नॉन केमिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली गैस का एक्सपेंशन हो रहा है आइसोबारिकली, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, NCPDT आप लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Cp की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5/2r, क्योंकि ये मोनोअटॉमिक गैस है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक का 3 होता है और वहां से आप Cp निकालते हैं 5/2r। आर आप रखेंगे 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस 77 से 27 में क्या है बेटे, 50 का है। उसको भी आपको केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो, दोनों के डिफरेंसेस जो है वो सेम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्केल जो है वो सेम वैल्यू का होता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही डेल्टा एच के बाद आप डेल्टा यू निकालेंगे, Cp की जगह कर दीजिएगा क्या बेटे, Cv, और वो हो जाएगा क्या आपका 3/2r, है ना, 3/2r, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आई गेस सी आता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आता है, ठीक है। अब एक भी सॉल्व करके काम कर सकते हैं, जैसे देखो Cp जो है वो सभी ऑप्शंस में क्या है, अलग अलग है, तो अगर आपका यहीं पर करेक्ट आंसर आ गया तो आपको Cv को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। खैर ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, इतना ट्रिक तो आपने सीखा ही होगा भी सॉल्व करते करते। 200 ml 0.2 मोलर HCl, अगेन थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन है बेटे। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इसकी मोलैरिटी है और HCl है, तो HCl का n फैक्टर 1 है, इसकी मोलैरिटी ही इसकी नॉर्मेलिटी बन जाएगी।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 40 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी n फैक्टर 1 है, मोलैरिटी ही नॉर्मेलिटी बन जाएगी, ये हो जाएगा 30 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग 30 मिली इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली जो निकलता है पर इक्विवेलेंट कितना है, -57.1, ठीक है। 30 मिली इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 0.03 इक्विवेलेंट्स, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 57.1 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसको सॉल्व करने पे आई गेस आपका आंसर जो है 1.7 किलो जूल के आसपास आएगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बेटे, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। KSP दे रखा है, मिनिमम मास ऑफ AgCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया है ना। और जो KSP लिखा जाएगा AgCl के लिए, क्योंकि AgCl जो है वो 1:1 टाइप है, Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो वो S स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब 10 की पावर -10, S की जो वैल्यू है वो आ रही 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इतनी इसकी सॉल्युबिलिटी है। और सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl डिसॉल्व्ड, वो ऊपर रख दिया आपने, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि कितना है बेटे, 0.1 लीटर से 100 ml दे रखा है, ठीक है। तो यहां से वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl आ जाएगा जो आपका क्या हो रखा है बेटे, डिसॉल्व हो रखा है, ये मोल आ गया। पर मोल ने आपसे मास पूछा है, तो आप मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 143.5 ग्राम से, जो कि मोलर मास है AgCl का, और इसका आंसर मिलीग्राम में देना है, तो 10 की पावर +3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। +3 से करते ही ये -3 हो जाएगा, और -3 का मतलब 1 2 3 डेसिमल, 0.1435, ये आपका मिलीग्राम्स में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 59, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए 60 पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है बेटा, आप इसको x मान लीजिए। हाइड्रोजन का हो जाएगा +2 + x, और ऑक्सीजन होता है -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, +2, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। 61 में नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए गड़बड़ ये हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 होता है, ठीक है। तो जहां तक मुझे दिख रहा है 3, तो 5 और 1 6, एक यहाँ पर भी है अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और एक आपका ये खुद का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा आपका 7, ठीक है। लेकिन इन्होंने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछा, कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को आपको लीव करके बताना है, स्ट्रक्चर को छोड़ करके बताना है। तो आप आंसर क्या दीजिएगा बेटे, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 6, ठीक है। एक ये वाले स्ट्रक्चर को लीव करके, ठीक है। अगर ये पूछता कि सब मिला करके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, तब आप बोल देते कि 7 होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग पूछा है। नेक्स्ट 62 पे आ जाइए बेटे। In which of the following molecule hybridization of the carbon and shape of the molecules are correct? अच्छा, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, H और H और एक सिग्मा ये रहा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर भी हो जाएगा, करेक्ट है। इसमें भी आपको समझ में आ रहा है, चारों के चारों क्या है बेटे, सिग्मा बॉन्ड ही है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp3 करेक्ट है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इसमें ये वाला कार्बन जो है वो आपका sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक सिग्मा यहाँ पर और दूसरा सिग्मा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके 2 सिग्मा हो गए, और 2 सिग्मा के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होती है और लीनियर शेप होता है, ठीक। इसके अंदर sp2 sp और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये आपका sp2 है बेटे, करेक्ट है। ये आपका sp है, बिकॉज 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। ये आपका sp2 है, और ये आपका sp3 है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन तो यही सब है ना। और नॉन प्लेनर भी है, क्योंकि लास्ट वाला जो कार्बन है इट इज sp3, तो sp3 के 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी के 2 हाइड्रोजन प्लेन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए नॉन प्लेनर ही हम लोग इसको कंसिडर करेंगे बेटे, ठीक है। तो इसीलिए A B C एंड D,
ये चारों के चारों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62। 63 पे आ जाइए। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रेट, ये तो सिंपल है, EAS रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये चैप्टर है बेटा आपका हाइड्रोकार्बन, उसमें आप नाइट्रेशन है ना, अल्काइलेशन, असाइलेशन, फीडल क्राफ्ट के बारे में, उन सभी के मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो इसमें देखिए बेटे, ये पहला वाला तो करेक्ट है। ये आपको रिएक्शंस मिलेंगे कहां पर? ये हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि चैप्टर है हाइड्रोकार्बन में ना, तो उसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नाम की एक चीज होती है, जो वेरियस कैटलिस्ट और वेरियस डिफरेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली चीजें हैं बेटे। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, ये भी MnOAC करके आपको दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है। ये वाली जो चीज है लो टेम्परेचर पे उसको कार्बोक्सिलिक में नहीं कन्वर्ट करती, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। पूछा आपसे इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हाइयर टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, तब जाकर के वो एसिडिक मीडियम हो, हाइयर टेम्परेचर हो, तब वो उसको कन्वर्ट करता है बेटे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए जैसे सनलाइट आया, अब वो क्या हो गया बेटे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना शुरू कर देगा ना। बेंजीन हेक्साक्लोरीन बनता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो सही है। और रिएक्शन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक्स, नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ठीक है, क्या होगा बेटे इसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर होता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ Cl2। 65, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ही है। 66 की बात करें, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? देखिए इसमें HCl जहां पर एक्सेस में हो बेटे अल्काइन पे, तो इसमें विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं ना। क्या बनते हैं? विसिनल, मतलब सेम कार्बन पे जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहीं पर आपका क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। ठीक है, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इस पे है बेटे, इस पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, सॉरी, विसिनल का मतलब एडजेसेंट होता है, गेस ये जेम है। ठीक है, मैं ये वर्ड में कंफ्यूज हो रहा हूँ, जेम या विसिनल, मतलब सेम पोजीशन पे लगता है क्लोरीन, है ना। ठीक है, शायद इसको जेम बोलते हैं ना, विसिनल तो, विसिनल का मतलब विसिनिटी, शायद एडजेसेंट होता है वो। ठीक है, खैर जो भी है, सेम पोजीशन पे लगता है। 67, ये आ गया बेटा आपका अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ KCl इफ वेंट ऑफ फैक्टर इज इतना। अच्छा, वेंट ऑफ फैक्टर KCl का दे रखा है, आइए देखते हैं। तो KCl टूटता है बेटे किस में, K प्लस और Cl माइनस में। इनिशियली 1 में से अल्फा चला जाएगा, ये बचेगा अल्फा और अल्फा, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, जो कि है 1.002। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा आ गया बेटे 0.002, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब क्योंकि KCl जो है वो आपका 1:1 टाइप है, तो इसीलिए उसका Kg जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, CH3COH की तरह, वो भी ऐसे ही टूटता है पार्शियली 1:1 टाइप में। ठीक है, जिसमें ये वाला अल्फा जो आप इग्नोर कर देंगे बेटे, बिकॉज दिस अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो आप सिर्फ C अल्फा स्क्वायर से निकाल दोगे, है ना, और C की वैल्यू है 10⁻⁻2, और अल्फा की वैल्यू है, ये इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, एंड द आंसर विल बी 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। इसमें सॉल्यूशन चैप्टर, है ना, और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया, जो कि मोस्ट कॉमन मिक्सिंग है, कई बार मिक्स करते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, सॉरी, ये भी सॉल्यूशन का ही है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इतना ग्राम का पूछा गया है। देखिए फॉर्मूला होता है बेटे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I/kBm। ये कंप्लीटली आयनाइज बोल रहा है, तो CuCl2 टूटेगा कैसे, Cu2 प्लस और 2Cl माइनस, एक Cu और 2Cl, तो टोटल हो गया बेटे कितना, 3। ठीक है, तो ये होगा 3I/kB, kb की वैल्यू है 0.52, और m मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास 134.4, और बाई मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी, ठीक है। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर डायरेक्टली 1 केजी हो जाएगा बेटे, है ना। बस ये तो बड़ा सिंपल है सॉल्व करना भी। देखिए ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। 3 × 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, इसको सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है ये आना चाहिए 0.0156, है ना, क्योंकि 3 है और 5 है तो 15 का कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा, ठीक है। चलिए 69, ये है बेटे आपका किससे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू दिस इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, कॉपर कितना हुआ। देखिए ये तो सिंपल फैराडेज का सेकंड लॉ का क्वेश्चन है कि अगर आप सेम चार्ज भेजते हैं सीरीज में कनेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटे, सब जगह सेम होते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ कॉपर है 1 पॉइंट, वेट ऑफ सिल्वर, हाँ 1.08 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, जो कि हो जाएगा 108/1, है ना। सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। वैसे ही कॉपर का वेट आपसे पूछा गया है और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63.5, ये आपका मोलर मास है। दिस इज, अरे बन जा, बाई 2, है ना। कॉपर की वैलेंसी जो है CuSO4 में देखिए क्या है बेटे, 2 है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसलिए 2 कहाँ चला जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, 70। इतना मोल को ऑक्सीडाइज किया गया इससे इसमें, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आप निकालेंगे बेटे इतने मोल में कितने इक्विवेलेंट्स है, जितने इक्विवेलेंट्स उतना ही फैराडे, फैराडे को मल्टीप्लाई करेंगे 96500 से, कूलम्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले निकालते हैं इसका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस निकालने के लिए मोल इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर के लिए आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है S2O3 का, वो हो जाएगा 2x -6 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई बेटे +2, ठीक है। और S4O6 का तो मुझे याद ही है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी रिपीटेड है, तो x की वैल्यू इसकी होती है क्या बेटे, +2.5, ठीक है। वही करेंगे आप, 4x - 12 इक्वल टू -2 2.5। देखिए चेंज जो है वो 2 से 2.5 का है, तो मतलब पर एटम 0.5 का चेंज है। और क्योंकि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड में मौजूद सल्फर के मोल से मतलब है, इससे नहीं मतलब, ठीक है। जिसको जिसमें बदलते हैं उसमें मौजूद उस एलिमेंट से मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो क्योंकि 0.5 जो है वो पर एटम का चेंज है और सल्फर जो है उसमें 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2O3 में टोटल चेंज कितने का हो जाएगा बेटे, 1 का। तो इसका एन फैक्टर आ गया 1, ठीक। तो मोल है 0.8, तो इक्विवेलेंट क्या होगा बेटे, 0.8 इंटू एन फैक्टर 1, है ना। ये 0.8 इक्विवेलेंट, 0.8 इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 0.8 फैराडे से ये काम हो जाएगा। और फैराडे को कूलम में करने के लिए आप 96500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। ये आ गया बेटे काइनेटिक्स से, जीरो ऑर्डर और सभी ऑर्डर्स का मतलब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का वेरिएशन पूछा है आपसे, तो देखो कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता है बेटा ऑलरेडी, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो डिपेंड नहीं करता उस पे। और जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ये रहा, ठीक है। तो ए का क्यू बी का आर, ऐसा कुछ देख लो भाई, ए का क्यू बी का आर, अच्छा दोनों ऑप्शन में है। सी भी देखना पड़ेगा, सी क्या है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सी का क्या हो गया बेटे, एस हो गया। मतलब सेकेंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है T1/2, वो होता है क्या बेटे, ए सॉरी 1/1/A0 K होता है, ठीक है। तो टी हाफ और ए नॉट जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको रख देता हूँ, इस पूरे को रख देता हूँ वाई एक्स एक्सिस पे, तो फिर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, देखिए बेटे, ये टी हाफ और यहाँ पर है 1/a, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, है ना। जब सिर्फ ए होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता, क्योंकि 1/a है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन विद द स्लोप ऑफ 1/k, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 27 में मतलब 72 पे आ रहे हैं। कैटलिस्ट चेंजेस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, नहीं बिल्कुल गलत बात है भाई। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, कुछ भी नहीं। नो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज, इट ओनली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, 72। So the following options are not correct in the accordance with the property mentioned। देखिए F2Cl2 Br2I2 ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा ना, इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोग जनरली मेजर करते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि Cl2 का ज्यादा होना चाहिए F2 से, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो डोमिनेट कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। ठीक है, और काफी एक्सटेंसिवली वो ऑक्सीडाइज करता है इन एक्वस मीडियम। आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइलाइड, ये गलत है बेटे, है ना, गलत है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एफ सी एल और बी आर में एम एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एम आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी तो चार्जेस ज्यादा सेपरेट होंगे और वो ज्यादा आयनिक बनेगा। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी गलत है, यहाँ पर आपका Cl2 का जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में साइज छोटे होने की वजह से, तीन तीन लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, उसलिए उसको थोड़ा कम हो जाता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। और हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड डिस्टेंस, हाँ ये सही है बेटे, हैलोजन बॉन्ड के लिए भी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लार्ज होना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। ठीक है, तो इन्होंने क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, बी एंड सी हो जाएगा, बी एंड सी। डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रोपी, डायरेक्ट आंसर बेटे, लेड के अंदर कोई एलोट्रोपी नहीं होती, बिल्कुल फैक्चुअल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। सबसे ज्यादा कार्बन, ठीक है, फिर टिन, फिर आपका सिलिकॉन जर्मेनियम में लगभग लगभग नहीं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, लगभग लगभग सेम हो जाता है। ठीक है, और लेड में तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे। ठीक है बेटे, देखिए इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट फ्लोराइड और ऑक्साइड ऑफ Mn। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, देखिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, पी पाई भी बना सकता है और पी पाई डी पाई भी बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए Mn के साथ और जो ऑक्सीजन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। ठीक है, तो Mn2O7 बनता है, जो कि आपको दिख रहा है सभी ऑप्शन में। पर ये चीज फ्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम कहां तक जाता है बेटे, MnF4 तक जाता है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी है ना, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सके, दैट इज पाई बॉन्ड्स बना सके। ठीक है, तो इसीलिए वो MnF4 तक ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया बेटे। ठीक, नेक्स्ट 76 पे आते हैं। द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड, देखिए कलर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक अनपेयर्ड होना चाहिए, तो स्कैंडियम में नहीं होता है। स्कैंडियम 3+ में, मतलब 3+ में तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो नहीं होता है। Zn2+ में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचता है सिर्फ आपका पहला वाला Cr+3 और Ti+3। ठीक है, Cr+3 में भी अनपेयर्ड है और Ti में भी है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है 4s2 3d2, तीन निकाल दिए तो 3d1 बच गया, मतलब एक अनपेड तो बच रहा है। ठीक है, ये हो गया बेटे आपका 76। 77 द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमर, देखो ऑप्टिकल आइसोमर तो आपको टाइप याद ही करना पड़ता है, वैसे ट्रांस में जो है पीओएस आ जाता है ना, पीओएस की वजह से जो है इसके अंदर नहीं मिल पाएगा। इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा बेटे, पीओएस मिल जाएगा, पर सिस में आपको पीओएस नहीं मिलता है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं आएगा तो वो क्या शो करेगा बेटे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इसमें इन्होंने A3B3 का पूछ दिया है, पर वो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब सिलेबस में नहीं है, A3B3 कुछ मेंशन नहीं, A3B3 का जीआई मेंशनड है, जिसको आप फैक और मर बोलते हैं, पर उनका ओवाई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, इस तरह हम इसके लिए क्या करें। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, सिस वाले फॉर्म में कोई
स्टेनोसिमेट्री नहीं आता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, नेक्स्ट 78, MX6 एंड MXL5 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बिल्कुल करेक्ट है बेटे, MX6 में तो सब कुछ ही सेम है। MXL5 में अगर आप L को किसी एक पोजीशन पर रख देंगे तो कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये करेक्ट है। कॉम्प्लेक्सेस विद क्वाड्रेशन नंबर 6 डज नॉट शो, नहीं ये गलत हो गया बेटा, ऐसा कि शो ही नहीं करता है ना। MA4B2 ये शो करता है आपका, है ना, जिसमें कि सिस और ट्रांस दो अलग अलग फॉर्म बनते हैं। तो A इज करेक्ट, R इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 78। इनमें से लिगेंड जो है वो कौन सा डेंटेट है? अच्छा देखिए, एक एन तो आपको यहाँ दिख रहा है बेटे, एक तो ये हो गया, और तीन यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 3 इधर है और एक नाइट्रोजन बाहर है, तो टोटल कितना हो गया बेटे? टेट्रा डेंटेट। 4 डेंटिसिटी इसकी मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, क्या ये शो करेगा वो तो कंपाउंड टू कंपाउंड, मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। इसको हम लोग फ्लेक्सी डेंटिसिटी बोलते हैं बेसिकली, है ना। इन फिंकलस्टीन रिएक्शन द सॉल्वेंट यूज्ड इज ड्राई एसीटोन, बिल्कुल करेक्ट है। फिंकलस्टीन जो है वो क्या होता है बेटे? आरएक्स की रिएक्शन जो है वो आप कराते हैं किससे? NaI से करवाते हैं, जिसमें X जो है आपका क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, X इज इक्वल टू Cl कॉमा Br, और ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ड्राई एसीटोन जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप काउंट करेंगे। नॉन पोलर तो नहीं, पोलर ही होगा, लेकिन ए प्रोटिक नहीं होगा, मतलब प्रोटिक नहीं होगा, है ना। ए प्रोटिक नॉन पोलर, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में ये आएगा, है ना। ठीक है, तो खैर जो भी है, एसीटोन के अंदर हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको, ये इंटरेस्टिंग है समझना, क्योंकि एसीटोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर NaCl, है ना, और NaBr ये दोनों ही डिसॉल्व नहीं करते। डिसॉल्व नहीं करेगा तो बनेगा पीपीटी, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो RI, ठीक है, और क्या क्या बन जाएगा बेटे? NaCl या फिर NaBr। ठीक है, तो ये दोनों ही एसीटोन में डिसॉल्व नहीं करते, ये पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज पानी जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो इस दोनों का क्या बनेगा बेटे? पीपीटी। ठीक है, और पीपीटी बनने से ये रिएक्शन और भी ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, जिससे कि आपका जो RI का यील्ड है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। ड्राई एसीटोन प्रेसिपिटेट्स NaCl, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है बेटे, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए 81 पे आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr इज पार्ट, देखिए HBr को अगर आपको रिएक्ट कराना है तो ऑब्वियसली आपको टर्शियरी अल्कोहल चाहिए होगा बेटे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये रहा आपका OH, ये CH3 ठीक है, ताकि आप HBr से रिएक्शन करवा पाए, बहुत आसानी से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम जो है वो कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि मीडियम जो है अगर आपका SN2 को फेवर करने वाला है तो फिर आपका क्या हो जाता है? ये प्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकता था। लेकिन अगर आपको SN1 को फेवर करने वाला है, ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता था। ठीक है, मेंशन नहीं किया तो हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेके चल रहे हैं बेस्ड ऑन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, solubility of alcohols in water decreases with increase in the number of carbon atoms, हाँ ये करेक्ट है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करते हैं तो नॉन पोलर वाला जो पोर्शन है वो बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो करेक्ट है। नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप और द हाइड्रोफोबिक सपोर्ट्स नहीं अपोज होगा बेटे, यहाँ पर अपोज होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतना ज्यादा वो पानी में डिसॉल्व होना बंद होता जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 83। इथेनॉल को ट्रीट किया गया है कंसंट्रेटेड, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑब्वियसली वो क्या कराएगा बेटे? डिहाइड्रेशन। ठीक है, OH एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से H वो निकाल देगा, और क्या बन जाएगा आपका? अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन जो है जब बेयर्स रिएजेंट से पास किया जाता है कोल्ड में, है ना, तो फिर वो बनाता है आपका इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, कोई बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, इथिलीन ग्लाइकोल, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखिए,
फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मिक नहीं है, ग्लाइकोल लिखा है चलेगा, इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो ज्यादा करेक्ट होता, पर ग्लाइकोल विल वर्क। ठीक है। 83। ये आपका जिंक डस्ट, जिंक डस्ट जो है वो क्या करता है बेटे, OH को यहाँ से गायब कर देता है, OH गायब हो गया। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मतलब बन जाएगा एसिटोफिनॉल। ठीक है। और फिर ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको रेड्यूस कर देगा, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है। सी डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका बी, है ना, और इसको ये गायब कर देगा यहाँ से, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है ना। ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन जिसको आप बोलते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका CH2 CH3, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से कौन सा रिएजेंट इन दोनों को, देखो ये आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ऑप्शन वो है कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो जहां पर मिथाइल है और मिथाइल नहीं है तो हम लोग करते हैं बेटे आयोडोफॉर्म प्लस I2 प्लस NaOH। बाकी सभी जो है वो सभी से रिएक्ट, दोनों से रिएक्ट करें, टॉलेंस भी दोनों से कर सकता है, फेलिंग कर लेगा, है ना, NaHH से भी कर लेगा, लेकिन जो I2 और NaOH है वो मिथाइल कीटो वाले ग्रुप से रिएक्ट करता है। ठीक है। और कीटो में भी कीटो के साथ तो कर ही सकता है, पर एसिटल्डिहाइड इज आल्सो वन ऑफ द अल्डिहाइड जिसके साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट 86, नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं बेटे, हमने पहले भी टेस्ट में किया है, कीटार्ड रिएक्शन होता है, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, रिडक्शन होता है ये, है ना, H2 PDBSO4 जो Cl को गायब करके यहाँ पर H लगाता है, CHO बन जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है बेटे, CrO3 और OAC होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जिंक डस्ट जो है वो फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे आपको बेंजल्डिहाइड तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे, फोर्थ ऑप्शन 86। नेक्स्ट 87 में देखिए क्या कह रहा है कि अच्छा एनिलीन के साथ कर रहे हैं हम लोग बेटे, नाइट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ABC बताना है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए क्योंकि एनिलीन जो है वो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आप ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो पैरा का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बनेगा, बिकॉज सेम रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन जो है। ठीक है, तो पैरा सबसे ज्यादा बनेगा, तो ये आपका पैरा वाला प्रोडक्ट है। अब ए और बी में ऑर्थो कौन है और मेटा कौन है, इसको समझते हैं। देखिए जो ए वाला ऑप्शन है वो ज्यादा है ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए वाला ऑर्थो होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि NH2 का जो लोन पेयर है वो इस एसिडिक मीडियम से H प्लस कैप्चर करके NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो उसका मतलब वो मेटा पोजीशन पे आपका फर्दर नाइट्रेशन करवाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो मेटा पोजीशन पे जब नाइट्रेशन होगी तो जो ज्यादा मेजर होगा बेटे वो क्या हो जाएगा, 47%, मतलब ए वाला जो आपका मेटा है, और फाइनली जो बचता है बी वो क्या है आपका ऑर्थो है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऐसा ऑप्शन है बेटे आपका फोर्थ नंबर, है ना, क्योंकि रीजन फिर से बता रहा हूँ, NH2 जो है वो एसिडिक मीडियम में, H2SO4 भी HNO3 भी दोनों ही एसिड है। ठीक है, दोनों एसिडिक मीडियम में NH3 बन जाता है NH3 प्लस, और वो हो जाता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग, तो इसीलिए मेटा प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट हियर, नॉट ऑर्थो। ठीक है, पैरा तो है ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट 88 पे आते हैं। ये आपका एरोमेटाइजेशन, सॉरी एरोमेटाइजेशन नहीं, ये आपका डाई एरोटाइजेशन रिएक्शन है बेटे, जिसमें आप इसको N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इसके प्रेजेंस में। और उसके बाद ये जो चीज आपकी है वो क्या होती है, जिसको हम लोग गैटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इससे आपका N2 प्लस और Cl माइनस हट के वहां पे क्या लग जाता है बेटे, Cl लग जाता है। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, 88। 89 पे आते हैं, ये आपके वेरियस पॉलीसेक्राइड से इनके मोनोमर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल्स। देखिए इसमें मैंने हमेशा बोला ऑप्शंस में देख लीजिए, और जिसमें सबसे अलग है, जैसे ये देखो इसमें दो सेम है ना, ये मत करो, इसमें दो सेम है, इसमें देखो ये थर्ड ऑप्शन में चारों चीजें अलग, अगर आप एक भी फिगर आउट कर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सुक्रोज है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से। ठीक है, याद करने वाली चीज है, तो मतलब थर्ड का हो रहा है बेटे क्यू, मतलब ये रहा ऑप्शन, है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप सभी का याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कौन सी किस चीज से बनती है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है बेटे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कौन सा टाइप है? तो आंसर है बेटे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। समझिए क्या होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ऑब्वियसली डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेज, है ना। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो ये वर्ड है ये आपका क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई अ, अ, जो पेपर आप यूज कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में, उसके अंदर वाटर जो है वो हम लोग एज अ स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसके थ्रू जब सॉल्वेंट उसमें डिप किया जाता है, वो सब उस पेपर को हम लोग सॉल्वेंट में डिप करते हैं, तो उस सॉल्वेंट की डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज की वजह से वहां पर पार्टीशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग पार्टीशन वर्ड भी यूज करते हैं, है ना। और उसकी वजह से वो कैपिलरी राइज एक्शन के थ्रू राइज करता है वेरियस डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज की वजह से, और वहीं से वो कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वेरियस कलर्स ऑफ बैंड बना देते हैं। ठीक है, और वहां से आपको सेपरेशन हो जाता है क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। ये टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th में वेरियस प्यूरिफिकेशन मेथड्स, है ना, जो आपको टॉपिक है ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटे, बस इसी के साथ आपका पेपर डिस्कशन होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अगले पेपर डिस्कशन में FT नंबर 9 में। ठीक है, सभी को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।